जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सोचिए भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट जो पहले से ही बेहद शक्तिशाली है, अगर उसकी आंखों को ही पूरी तरीके से बदल दिया जाए तो उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ सकती है। हम बात कर रहे हैं सुखोई 30 MKI की और उसके सबसे बड़े मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स में से एक सुपर सुखोई अपग्रेड की। इस अपग्रेड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका विरूपाक्ष एसा रेडार, और अब इस रेडार प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरूपाक्ष एसा रेडार में काम कर रही अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स ने संकेत दिया है कि उसके हिस्से का काम अगले कुछ महीनों में पूरे होने की दिशा में है और पूरे रेडार सिस्टम को 2026 के अंत तक पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यह बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। रेडार का बनकर तैयार होना और उसे सुखोई 30 MKI के पूरे फ्लीट में ऑपरेशनली डिप्लॉय कर देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विरूपाक्ष एसा रेडार में है क्या, ये कितना खास है, सुखोई 30 MKI प्रोग्राम में या सुपर सुखोई प्रोग्राम में इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI हैं इनकी कैपेबिलिटी कितनी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI की काफ़ी बड़ी संख्या है और ये एयरक्राफ्ट लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर फ्लीट का हिस्सा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट हमेशा एक जैसा मॉडर्न नहीं रह सकता। टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी लगातार बदलती है, और आज के बैटलफील्ड में सिर्फ ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा वेपन्स या ज़्यादा रेंज काफ़ी नहीं है। एक मॉडर्न फाइटर की असली ताकत उसके सेंसर, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डेटा लिंक और वेपन्स के साथ साथ सिचुएशनल अवेयरनेस भी होती है। और यही वजह है कि भारत सुखोई 30 MKI को एक बड़े मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत अपग्रेड करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी प्रोग्राम को ब्रॉडली सुपर सुखोई के नाम से जाना जाता है। शुरुआत के चरण में लगभग 84 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की योजना बताई गई थी, और इसे पूरे अपग्रेड पैकेज की अगर हम बात करें, इस पूरे अपग्रेड पैकेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस सिस्टम की होती है वो है विरूपाक्ष एसा रेडार। अब विरूपाक्ष एसा रेडार है क्या? विरूपाक्ष एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार यानी एसा रेडार है, जिसे DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम LRDE के नाम से जानते हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसके नेतृत्व में डेवलप किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है SU-30 MKI में मौजूद पुराने N011M बार्स एसा रेडार को या बार्स रेडार को रिप्लेस करना। यह एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। पुराना बार्स रेडार एक पेसा रेडार है, यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जबकि विरूपाक्ष एक एसा रेडार है। एसा टेक्नोलॉजी में रेडार एंटीना के अंदर बड़ी बड़ी संख्या में छोटे छोटे जो ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और इसकी वजह से रेडार बीम को इलेक्ट्रॉनिकली बहुत तेज़ी से अलग अलग डायरेक्शन में स्टीयर किया जा सकता है। इससे रेडार को अलग अलग टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी फाइटर पायलट को बैटलफील्ड की ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ी से अपडेटेड पिक्चर मिल सकती है। अब आते हैं विरूपाक्ष एसा रेडार की एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पर। रिपोर्ट्स की बात माने तो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट रेडार के एक्टिव एंटीना एरे यूनिट यानी AAAU पर काम कर रही है। इसमें लगभग 2400 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स हैं, इनके होने की बात कही गई है। अब सवाल आता है कि गैलियम नाइट्राइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पुराने जनरेशन के जो एसा रेडार हैं उनमें गैलियम आर्सेनाइड यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी कॉमन रहा है, और अभी भी बहुत सारे रेडार गैलियम आर्सेनाइड पे ही आधारित हैं। लेकिन गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी ज़्यादा पावर हैंडलिंग और बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस जैसी एडवांटेज दे सकती है। सरल भाषा में कहें तो जितनी बेहतर तरीके से रेडार अपनी एनर्जी जनरेट और मैनेज कर पाएगा, उतनी ही बेहतर तरीके से वो टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने की क्षमता भी विकसित कर सकता है। अब इसके अलावा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग जैसे चैलेंजिंग इन्वॉल्वमेंट में भी एडवांटेज दे सकते हैं, और यही मॉडर्न एयर कॉम्बैट में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज युद्ध केवल यह नहीं है कि कौन सा फाइटर पहले दूसरे एयरक्राफ्ट को देखता है, बल्कि ये भी है कि कौन अपने सेंसर्स को एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब विरूपाक्ष की रेंज कितनी होगी? और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि विरूपाक्ष की हमने इतनी तारीफ कर दी, तो विरूपाक्ष रेडार की डायरेक्शन कैपेबिलिटी कितनी है? देखिए, रिपोर्ट्स में जो कन्वेंशनल फाइटर साइज टारगेट के खिलाफ इसकी रेंज बताई गई है वो तकरीबन 300 से लेकर 400 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज का अनुमान लगाया गया है। और जो स्टेल्थ टारगेट होते हैं या लो ऑब्जर्वेबल टारगेट होते हैं जिनको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनके लिए ये रेंज 200 किलोमीटर तक बताई गई है।
अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि रडार की जो एडवर्टाइज्ड या एस्टिमेटेड डिटेक्शन रेंज का मतलब ये नहीं होता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट हर परिस्थिति में 400 किलोमीटर दूर मौजूद हर टारगेट को परफेक्टली डिटेक्ट करेगा। एक्चुअल डिटेक्शन रेंज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। टारगेट का आकार क्या है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन कितना है और वो किस एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, मौसम कैसा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट कैसा है और रेडार किस तरह से टारगेट को डिटेक्ट कर रहा है। इसीलिए इन नंबर्स को प्रोग्राम एस्टिमेट्स के तौर पर देखना ज़्यादा सही होगा, ना कि कंफर्म कॉम्बैट परफॉर्मेंस के तौर पर। लेकिन अगर विरूपाक्ष अपने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के करीब भी पहुंचता है तो ये सुखोई 30 MKI की सेंसर कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा जंप हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार सुखोई 30 MKI को सिर्फ रेडार बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, असल में सुपर सुखोई केवल रेडार रिप्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट में रेडार अकेले काम नहीं करता। रेडार को वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मिशन कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डेटा लिंक के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर रेडार किसी टारगेट को डिटेक्ट करता है तो उस इन्फॉर्मेशन को पायलट तक पहुंचना होगा। फिर मिशन कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद वेपन सिस्टम उस टारगेट इंगेजमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एयरक्राफ्ट नेटवर्क सेंट्रिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो टारगेट डेटा दूसरे एयरक्राफ्ट या कमांड नेटवर्क के साथ भी शेयर किया जा सकता है। इसीलिए विरूपाक्ष रेडार का डेवलपमेंट पूरा होना महत्वपूर्ण ज़रूर है, लेकिन इसके बाद इंटीग्रेशन और टेस्टिंग भी उतनी महत्वपूर्ण होगी। अब बात करते हैं नंबर्स की। रिपोर्ट में सुपर सुखोई प्रोग्राम के शुरुआती फेज में 84 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की बात कही गई है। इस प्रोग्राम की एस्टिमेटेड कॉस्ट तकरीबन 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। हालांकि फाइनल गवर्नमेंट अप्रूवल और प्रोग्राम डिटेल्स के आधार पर नंबर्स में बदलाव संभव है और अगर ये इनिशियल बैच सफल रहता है तो फ्यूचर में अपग्रेड को इंडियन एयरफोर्स के ज़्यादा जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट हैं वहाँ तक एक्सपैंड किया जा सकता है। अब भारतीय वायुसेना के पास लगभग 260 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट का बड़ा फ्लीट है और इसीलिए सुपर सुखोई प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और अब इस पूरी कहानी में एक और भारतीय कंपनी का नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। कंपनी विरूपाक्ष रेडार के एक्टिव एंटीना एरे पर काम कर रही है, या यूं कह लें एक्टिव एंटीना एरे यूनिट पर काम कर रही है और कंपनी के हालिया अपडेट के अनुसार AAAU रिलेटेड वर्क शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अस्त्र माइक्रोवेव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तकरीबन 2,205.23 करोड़ रुपए का जो डोमेस्टिक वर्क ऑर्डर है वो भी मिला है, जिसे 5 वर्षों में एग्जीक्यूट किया जाना है। यह दिखाता है कि भारत में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम धीरे धीरे केवल इंपोर्टेड सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज विकसित कर रहा है और विरूपाक्ष जैसे प्रोग्राम्स में प्राइवेट इंडियन कंपनीज की पार्टिसिपेशन इसी इकोसिस्टम को मजबूत कर सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो विरूपाक्ष ऐसा रेडार सुपर सुखोई प्रोग्राम का एक गेम चेंजिंग कंपोनेंट बन सकता है। पुराने बार्स रेडार की जगह एक मॉडर्न ऐसा रेडार, लगभग 2400 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल्स, लंबी रेंज डिटेक्शन और इसके अलावा जो दूसरी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती पार्टिसिपेशन को दिखाती हैं और ये सभी बातें इस प्रोग्राम को बेहद महत्वपूर्ण भी बनाती हैं। लेकिन अभी हमें एक बात याद रखनी होगी कि डेवलपमेंट कंप्लीट होना और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होना अलग अलग माइलस्टोन है। 2026 के अंत तक रेडार कंप्लीशन की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन इसके बाद इंटीग्रेशन, ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट ट्रायल और सर्टिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं भी होंगी। अगर ये सब कुछ सही रहता है तो आने वाले वर्षों में हमें अपग्रेडेड सुपर सुखोई प्रोग्राम आसमान में दहाड़ते नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट इंडस्ट्रीज वाकई भारत के डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर सकती है? हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।